1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पूरा पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। बस गाइस वीडियो आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस पूरा पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। इसी तरह से गाइस जैसे इस पेपर को हम देख रहे हैं, इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चन है। तो पेन और अपना नोट लेकर बैठिए, ठीक है, कॉपी लेकर बैठिए, तो उसमें आप नोट कर दे चलिए। कुछ और भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जैसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का। इसी के साथ क्वेश्चन आप ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, कैसी होती है? इकाई से अधिक। ऑप्शन मिल जाएंगे, इकाई से कम, शून्य, अनंत। तो लिख लीजिए क्वेश्चन को कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। इसी के साथ क्वेश्चन एक और नोट कर लीजिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें कि अनधिमान वक्र होता है, कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर, मूल बिंदु की ओर अवनोत्तर, ए बी दोनों या फिर सभी। तो ध्यान रखना कि जो अनधिमान वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। तो गाइस आपको कई सारे वहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो राइट ऑप्शन है वही यहाँ पर लिखा है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। और अगर अभी तक आपने अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इकोनॉमिक्स की हम तैयारी किस तरह से करें, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की करवा दी जाएगी फुल तैयारी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गाइस यहाँ पर आपको दिए जाएं, साथ आप पेन और कॉपी आपको लेकर ही बैठना है, क्योंकि जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन वो सारे ही प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इसी के साथ जैसे ये क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। तो वो है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट ऑप्शन आपका ये है। इसी के साथ क्वेश्चन आपको एक और लिख लेना है कि कुल आगम और कुल लागत, रेवेन्यू और कॉस्ट। तो कुल आगम और कुल लागत के बीच अंतर दिखलाता है, क्या दिखलाता है? लाभ, हानि, लाभ या हानि, या फिर कर की मात्रा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा लाभ या हानि। कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर क्या कहलाता है? लाभ या हानि। क्वेश्चन ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये भी आपको लिख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। यानी ये क्वेश्चन तो ये पेपर तो आपको पूरा मिल ही रहा है, साथ ही साथ बुक से भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बता दिए जा रहे हैं, जो वार वार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसकी, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। तो कुल लागत कैसी होगी? स्थिर लागत के बराबर। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत स्थिर लागत के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये मिला है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? कमी, ठीक है, लाभ होगा। इस तरह से आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलते। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या मिला है? राइट ऑप्शन दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? कमी होगी। याद हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि मांग के बढ़ने पर, यानी मांग के बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होगी,
मात्रा स्थिर रहेगी या फिर कीमत में कमी होगी या फिर कीमत स्थिर रहेगी। चलिए इसको भी लिख लीजिए। तो ध्यान रखना कि मांग के बढ़ने पर, ठीक है, कीमत में वृद्धि होगी। मांग के बढ़ने पर, यानी मांग जब बढ़ेगी, जैसे आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड करोगे, मुझे ये चाहिए, तो कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है। तो मांग के बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए मिल जाएगी, कीमत स्थिर रहेगी, कीमत में कमी होगी, कीमत स्थिर रहेगी, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, इसको आप देख ही चुके हो। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत रोज कैसे होती है, कैसे अधिक। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुल परिवर्ती लागत बराबर है। तो ध्यान रखना, कुल परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि बाजार संतुलन है। तो बाजार संतुलन क्या है, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, क्या है, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको भी आप नोट कर लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो विकल्प तो एक भी वहाँ पर आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे, समष्टि अर्थशास्त्र पूछा गया है। ऑप्शन मिलेंगे J.R. हिक्स, A.H. हैंसन, J.M. कीन्स या फिर A.C. पीगू। तो गाइस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक है वो है J.M. कीन्स। J.M. कीन्स समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन लिखिए, व्यक्तिगत आय का, व्यक्तिगत बचत का, राष्ट्रीय आय का या फिर व्यक्तिगत निवेश का। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस विचार का अध्ययन किया जाता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, विशाल अर्थशास्त्र। तो विशाल अर्थशास्त्र, ठीक है, तो उसके अंतर्गत पूरी राष्ट्र की जो आय है उसी का तो अध्ययन करेंगे। अगर व्यक्तिगत आय यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो वो व्यक्तिगत आय का अध्ययन हम करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत बचत, तो इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पर पूछा गया था कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय या फिर व्यक्तिगत निवेश। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आय का, यानी पूरे राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये भी देखिए 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि विश्वव्यापी मंदी 1929 में प्रारंभ हुई। क्या दिया गया क्वेश्चन, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, 1929 में। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ यहाँ पर गाइस आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। और इसी तरह से वीडियो आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर सच में अर्थशास्त्र के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहती हो, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मांग का नियम ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, क्लियर। अब चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ पर और लिख लीजिए, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे।
समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक। ठीक है, तो ये आप देख चुके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, इसको भी आप देख चुके, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यानी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उनको यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन है उत्पादन के बढ़ने से, रोजगार के बढ़ने से, निर्यात के बढ़ने से, या फिर उपभोग के बढ़ने से। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है उत्पादन के बढ़ने से। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए गाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ओके, इसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। तो हेडिंग डालोगी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखोगे कि पूंजीगत व्यय से सरकार को आय प्राप्त होती है, राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते। ठीक है, पूंजीगत व्यय अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि राजस्व व्यय में निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, अर्थात सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे पुल, सड़क निर्माण, राजस्व व्यय ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय जैसे वेतन और पेंशन। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पर क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका इम्पोर्टेंट था। अब चलिए यहाँ पर गाइस हम देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। और भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी देखेंगे, तो इसको एक बार पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, व्यवसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आप कई बार देख भी चुके हो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो सही ढंग से तैयार करेंगे। व्यवसायिक बैंकों के मुख्य कार्य एंड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको तैयार कर लेना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। चलिए, और भी क्वेश्चन हैं, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए गाइस देख लीजिए अगला क्वेश्चन। आप ये तैयार करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी। फटाफट से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरण किया गया। एंड यहाँ पर आपको आगे क्या लिखना है आप देख सकते हो। आगे यहाँ पर आप लिखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य, और इसमें लिखोगे कि रिजर्व बैंक जनता के ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं करता। रिजर्व बैंक कोई भी व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। वह किसी बैंक या कंपनी से अंश नहीं खरीद सकता और ना ही ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में इसी के साथ क्वेश्चन आपको गाइस यहाँ पर और भी तैयार कर लेने हैं। आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। इसी के साथ लागत फलन की संकल्पना क्या है समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन सा तैयार करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विकल्प जो दिए जाते हैं वो आपने देख लिया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम देखेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।